गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं, राइटर हैं सतीश चंद्रा। चोल एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चों, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह के बारे में। बच्चों जो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ से। इससे पहले 36 डिफरेंट पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं आपको अगर इससे पहले की चीज़ों को फॉलो करना है तो आप पिछले वीडियोस देखिए। The Cholas also paid attention to irrigation. The river Kaveri and other rivers are used for the purpose. Many tanks for irrigation were built. Some of the Chola rulers carried out an elaborate survey of land in order to fix the government's share of the land revenue. We do not know what precisely the government's share was. In addition to land tax, the Chola rulers drew their income from tolls on trade, taxes on professions, and also from the plunder of the neighboring territories. The Chola rulers were wealthy and could afford to build a number of towns and magnificent monuments, including temples. चोल राजाओं ने पूरी तरह से ध्यान दिया सिंचाई व्यवस्था पर, क्योंकि वो खेती और कृषि का महत्व बहुत अच्छी तरह समझते थे। कावेरी और जो नदियाँ थीं, इसके अलावा सिंचाई के उद्देश्य से इन नदियों का उपयोग किया गया। इसके अलावा सिंचाई के लिए टैंक्स का निर्माण किया गया। कुछ चोल राजाओं ने तो एक सर्वे भी करवाया सिंचाई व्यवस्था को और कृषि को और मजबूत करने के लिए, और इसके अलावा सर्वे करवाया उन लोगों ने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, लगान वसूली के लिए उन लोगों ने सर्वे करवाया ज़मीनों का, ताकि सरकार का जो अंश होता है उसको फिक्स किया जा सके। लेकिन इतिहासकारों को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो कितना टैक्स लेते थे, यानी उनका जो अंश था, सरकार का जो अंश था वो कितना था। भूमि कर के अलावा जो कृषि से लगान वसूली होती थी, उसके अलावा जो चोल शासक थे वो उनकी जो आमदनी होती वो कई तरह के अन्य जो टैक्स होते हैं, कई तरह की रेवेन्यू कलेक्शन होता था, जैसे व्यापार पे कर लेते थे। इसके अलावा वो विभिन्न व्यवसायों पर भी कर लेते थे, और एक और बड़ा जो स्रोत था कमाई का या आमदनी का सरकार का या राजा का, वो था युद्ध में जब वो अपने पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी इलाकों पर कब्जा करते थे तो वहाँ पर जो लूट मार होती थी उससे भी वो काफ़ी धन इकट्ठा करते थे। चोल शासक काफ़ी अमीर होते थे और वो सक्षम थे बहुत से नए शहरों नए कस्बों को विकास करना, उनको विकसित करना। इसके अलावा मंदिर वगैरह बनाना, महल वगैरह बनाने में वो पूरी तरह सक्षम थे, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं थी। We have already referred to local self-government in the villages in some areas in the Rashtrakuta Empire. We know more about village government in the Chol Empire from a number of inscriptions. We hear of some assemblies called the Ur and the Sabha or Mahasabha. The Ur was a general assembly of the village. However, we know more about the working of the Mahasabha. This was a gathering of the adult men in Brahmin villages, which were called Agraharams. These were villages with Brahmin settlements in which most of the land was rent-free. These villages enjoyed a large measure of autonomy. The affairs of the village were managed by an executive committee to which educated persons owning property were elected either by drawing lots or by rotation. These members had to retire every 3 years. There were other committees for helping in the assessment and collection of land revenue, for maintenance of law and order, justice, etc.
One of the important committees was the Tank Committee, which looked after the distribution of water to the fields. The Mahasabha could distribute new lands and exercise ownership rights over them. It could also raise loans for the village and levy taxes. बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो स्थानीय स्व शासन था बहुत से ग्रामीण इलाकों में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था राष्ट्रकूट साम्राज्य में। इसके अलावा हमें काफ़ी कुछ इतिहासकारों को ये मालूम है कि चोल साम्राज्य में भी इस तरह की व्यवस्था थी, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, जो कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से मिला है। और इतिहासकारों ने बहुत सारी सभाओं, असेंबलियों के बारे में सुना है, जिसमें किसी असेंबली को उर कहा जाता था, किसको सभा और किसी को महासभा कहा जाता था। उर जो है एक सामान्य सभा होती थी, असेंबली होती थी ग्रामीण इलाकों में। इसके अलावा इतिहासकारों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली है महासभा नाम की असेंबली। ये असेंबली ब्राह्मण बाहुल्य ग्रामीण इलाकों में होती थी, जिसे अग्रहारम कहा जाता था। इन ग्रामीण इलाकों में ब्राह्मणों की जनसंख्या होती थी और जो ज़मीनें होती थी वो रेंट फ्री होती थी, यानी राजा उन ज़मीन पर, उस भूमि से कोई किसी भी तरह का कर या लगान वसूली नहीं करता था। और इन गाँवों को, इन ग्रामीण इलाकों को काफ़ी कुछ स्वायत्तता मिली थी, ऑटोनॉमी मिली हुई थी शासन वगैरह करने में। और ग्रामीण जो मामले होते थे, चाहे वो शासन प्रशासन के या और अन्य कोई भी जो मामले होते थे, इसको मैनेज करने के लिए, इसका प्रबंध करने के लिए कुछ कार्यपालक समितियां, कमेटी होती थी, जिनमें पढ़े लिखे संपन्न संपत्ति वाले व्यक्तियों को चुना जाता था, है ना, इलेक्ट किया जाता था। और ये रोटेशनल होता था, यानी जो मेंबर होते थे वो 3 साल के लिए चुने जाते थे, इन कमेटियों के मेंबर। इन कमेटियों का अलग अलग काम होता था शासन प्रशासन से रिलेटेड, और हर 3 वर्ष पर इसके सदस्य रिटायर होते थे और फिर नए सदस्य चुने जाते थे। और बहुत सी कमेटी होती थी, जैसे रेवेन्यू का असेसमेंट करने के लिए, कलेक्शन ऑफ लैंड, है ना, रेवेन्यू और असेसमेंट के लिए होती थी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कमेटी होती थी, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो कमेटी होती थी, वगैरह वगैरह। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इनमें एक टैंक कमेटी होती थी, जो कि सिंचाई व्यवस्था का, उस ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का ध्यान रखती थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, नहीं, जल का जो वितरण है किसानों को, वो किस हिसाब से किया जाए। इसके अलावा जो महासभा होती थी वो नए भूमि को किसानों को वितरित करती थी, उसका अलॉटमेंट करती थी, और ये तय करती थी कि ज़मीन का मालिकाना हक किसका होगा। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को लोन यानी कर्ज भी मिलता था इन कमेटियों के द्वारा, और टैक्सेस का भी जो निर्धारण होता था, करों का, वो भी ये कमेटियां करती थीं। The self-government enjoyed by these Chola villages was a very fine system. To some extent, this system worked in other villages as well. However, the growth of feudalism, which is discussed in an earlier chapter, restricted their autonomy. बच्चों, ये जो सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम था इन चोल साम्राज्य के ग्रामीण इलाकों में, ये बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी। और ऐसी व्यवस्था ब्राह्मण जो विलेज थे, इसके अलावा भी कुछ जो ग्रामीण इलाके थे, वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से ये व्यवस्था काम कर रही थी। हालांकि बाद में सामंतवादी व्यवस्था के विकसित होने पर जो ये स्वायत्तता दी गई थी इन ग्रामीण इलाकों को, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई
और जो ये लोकल सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया। बच्चों नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक हमारा रहेगा कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जीवन, जो हम लोग नेक्स्ट उसमें वीडियो में फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट। आप इसको एंजॉय करिए, वीडियो को आप इसको देखा करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी तरह के सजेशंस हैं वो ज़रूर आप दीजिए।